उसने कि क्या प्लानिंग थी आपकी 3 महीने के लिए? आई डोंट थिंक कि आपको एंड में ज़्यादा अलग अलग बुक्स की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए। आपको बस आए थे तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि क्यों आ रहे हैं इतने कम मार्क, बट जेई एडवांस के लिए क्या अप्रोच हो सकती है कि आपने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी, मतलब और आपकी पीवाईक्यूज में कितने मार्क्स आते थे? 3 महीने बचे हैं, इसके लिए क्या आपने कोई अलग से प्लानिंग की? तीनों सब्जेक्ट के लिए किस प्रकार से टाइम डिवाइड करते थे? मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए कोई बच्चे हैं जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाए, तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? आपके साथ ऐसा हुआ है कि लाइक आपको पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हो लेकिन टाइम कम पड़ गया हो? हाँ वैसा हुआ है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज है अपने साथ आईटी जेईई मेंस ऑल इंडिया रैंक 1 ओम प्रकाश बेहरा, और आज हम इनसे जानने वाले हैं कि लास्ट 2 या 3 मंथ्स में आपकी जेईई मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। सो ओम प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश बेहरा है। जेईई मेंस में मेरी रैंक 1 आई थी। ओके, एंड आपकी जेईई एडवांस में क्या रैंक थी? 30 थी। ओके, और आपने कहाँ से प्रिपरेशन किया था? मैंने एलन कोटा से प्रिपरेशन। एलन कोटा से। सो अभी हम इनसे जानने वाले हैं कि इनकी लास्ट 2 या 3 मंथ्स में क्या स्ट्रेटेजी थी। सो लाइक ओम प्रकाश, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कब डिसाइड किया था कि मुझे आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? वैसे मैंने ऐसे कभी डिसाइड नहीं किया था कि आईआईटी के लिए ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। मुझे फिजिक्स मैथ्स पसंद थी रिलेटिवली, तो मैं देखा कि वो मेरे को ज़्यादा पसंद है और मेरे को ज़्यादा बायो में ऐसा याद रखना ज़्यादा पसंद नहीं था मेरे को चीज़ें। तो तब मैं देखा कि मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से मेरे को आईआईटी करने में सही होगा मेरे लिए, तो मैं इसीलिए आईआईटी की तरफ गया। अच्छा, इसीलिए किया गए थे आप? Yes. और आपने कब डिसाइड किया था, लाइक कौन सी क्लास के अंदर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था? प्रिपरेशन तो मैंने कोटा आने के बाद ही एसेंशियली शुरू किया था, तो 10th से। लास्ट 2 या 3 मंथ्स में ऐसा रहता था कि तब तक हमारा सिलेबस खत्म हो चुका था। तो मोस्टली मॉक टेस्ट्स एंड डाउट सेशंस ही रखते थे। तो जनरली शेड्यूल ऐसा रहता था कि कुछ दिन ऐसे हम पढ़ रहे हैं, डाउट रिवाइज कर रहे हैं, टीचर से डाउट क्लियर कर रहे हैं और थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं, प्रॉब्लम सेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर वीकली 1 या 2 मॉक टेस्ट होते थे जो हमें सुबह और शाम देने पड़ते थे। 1 या 2 टेस्ट होते थे वीकली? जी। ओके, एंड लाइक शेड्यूल इन द सेंस कि आपका विथ हॉस्टल क्या रहता था, मतलब सेल्फ स्टडी? नहीं, मतलब सेल्फ स्टडी ही होती थी तब। डाउट सेशंस बस इतने होते थे कि लाइक हम क्लासेस गए एग्ज़ाम के अगले दिन और टीचर से ये जो क्वेश्चन हमारे डाउट थे, जो क्वेश्चन हमें लग रहे थे कि गलत हैं, वो सारे एरर्स डिस्कशन करते थे। हमारे जो गलतियां हुई उनको एनालाइज करते थे और उनको समझाते थे कि ये गलती हमारी क्यों हुई, इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एसेंशियली उतने ही डिस्कशंस होते थे। डाउट क्लियरिंग के लिए हम सेपरेटली जा सकते थे टीचर्स के पास, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम रूम पे बैठे या लाइब्रेरी में बैठे होमवर्क करते थे या फिर प्रॉब्लम सेट्स प्रैक्टिस करते थे। ओके, सो लाइक आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से, मतलब दिन के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बता सकते हैं कितने बजे उठते थे आप? 7 बजे तक उठ जाते 7 थे बजे तक, और हाँ। एटमोस्ट 12 बजे तक जागते थे। तब लाइक वो आदत सी हो गई थी तब टाइम पे सोने और जागने की। लाइक आपने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी, मतलब पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, और क्या आपने कोई अलग बुक्स फॉलो की थी रिवीजन के टाइम पे? रिवीजन के टाइम पे मैंने बस एनसीईआरटी ही रिवाइज की थी। एनसीईआरटी की केमिस्ट्री और फिजिक्स कुछ पोर्शन। एंड में वैसे मेरे को लगा कि कोई बुक्स ऐसे थ्योरी उन सब पढ़ने से बेटर है कि मैं प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करके देखूं कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है, कि उस पर काम कर सकूं। आई डोंट थिंक कि आपको एंड में ज़्यादा अलग अलग बुक्स की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए। आपको खुद को लाइक स्ट्रेंथन करना चाहिए। आपको जितना आता है उसको कंसंट्रेट करना चाहिए। सो आप प्रॉब्लम्स में क्या क्या यूज़ करते थे, बुक्स या फिर जो मॉड्यूल्स है वो? मतलब तब इनफ प्रॉब्लम सेट्स मिलते थे कि दिन भरा ही रहता था। ऐसा नहीं कि हम कुछ एक्स्ट्रा करने और कुछ करने का ऐसा फ्री टाइम मिलता था, क्योंकि और फिर ये भी होता था ना कि हमारे जो प्रॉब्लम सेट्स मैंने कर दिए, फिर मैं पुराने साल के जेईई मेंस के पेपर भी सॉल्व करता था, तो उसमें टाइम चले जाता उसमें। ओके, सो आपने सारे पीवाईक्यूज सोल्व किए थे? सारे पीवाईक्यूज नहीं किए थे, लाइक शायद पिछले साल के मैंने सॉल्व किए थे। बाकी सब मैं रैंडम रखा था और उनमें से रैंडमली पेपर उठा के करता था। ओके, वैसे सारे नहीं किए थे, 5-6 पेपर से किए थे एंड में। तो पीवाईक्यूज सोल्व करने के लिए आपका क्या अप्रोच होता था? पीवाईक्यूज लाइक हमारा जो एग्जाम का शेड्यूल रहता था, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, उसी टाइम स्लॉट में मैं बैठ के करता था। उसी टाइम पे करते थे? जी। ओके, एंड आप जैसे पीवाईक्यूज किस प्रकार से सोल्व करते थे? एज ए पेपर करते थे या फिर एज ए टॉपिक वाइज करते थे? एज अ पेपर। एज ए पेपर करते थे। उसको फिर एनालिसिस भी करते थे कि मैंने कहाँ पे बाद में मिस्टेक की है? एनालिसिस करके टीचर्स के साथ डिस्कस करता था कि कितना हुआ, कौन सा एग्जैक्टली, मतलब उसको मैं ऐसे एग्जाम की तरह ही ट्रीट करता था। एग्जाम की तरह ही ट्रीट करते थे। तो जैसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि भैया पूरा पीवाईक्यू सोल्व नहीं हो पाता, पूरा पीवाईक्यू तो वैसे भी सोल्व नहीं हो पाएगा। पूरा पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं, इतने सारे क्वेश्चन है, आप क्यों कर रहे हो? पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करे तो आपको जेईई से स्टार्टिंग में कर लोगे, वही बड़ी बात है।
बट वैसे क्यों करना, हमें हम पीवाई क्यू इसीलिए सॉल्व करें ताकि हमें एक आइडिया मिले, और बहुत कुछ ज़्यादा साल पूरा पहले चले जाएंगे तो तब के पीवाई क्यू आपके लिए रेलेवेंट भी नहीं है। रेलेवेंट भी नहीं होगे। और आपके PYQs में कितने मार्क्स आते थे? 270 280 260 285 290 अराउंड उस टाइप के आते थे। उस टाइप के आते थे। आपकी JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए अलग अलग अप्रोच थी? हम तो ऐसे जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन हाँ। करते थे उधर। जेई मेंस के लिए लास्ट कुछ महीने हम ऐसे प्रिपरेशन को स्लाइटली शिफ्ट करते थे, क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो मेंस में ही थे जो एडवांस में नहीं थे, तो उनको Okay. फोकस करना पड़ता था, फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली, और मैथ्स में भी थे, तो उन पे फोकस करते थे हम लास्ट के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्लानिंग थी आपकी 3 महीने के लिए, कि मतलब अब मेरे ये आगे 3 महीने बचे हैं, तो इसके लिए क्या आपने कोई अलग से प्लानिंग की थी? प्लानिंग ऐसी थी कि हर वीक में कुछ कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना है, तो उसको स्लॉट में वैसे रख दिया। ऐसे 2 साइकिल बन चुके थे तब तो प्लान। ये सारी प्लानिंग मेरी नहीं थी, टीचर्स ने प्लान वही किया था कि 2 स्लॉट्स बना दिए, 2 साइकिल्स बना दिए प्लानिंग के। पहले वीक में पहले साइकिल में सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर दिए, दूसरे साइकिल में और एक बार रिवाइज कर दिए, जो पहले मैं एग्जाम्स देने के बाद निकले गलतियाँ, और लास्ट में थोड़ा टाइम बचा था ताकि टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लो एग्जाम जाने से पहले। ओके। एंड लाइक आप तीनों सब्जेक्ट के लिए किस प्रकार से टाइम डिवाइड करते थे, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए? तीनों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करता था। फिजिक्स के लिए मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा था, जो टॉपिक्स थे एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे वो मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ा था। केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ा था, क्योंकि उसमें याद रखने की चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मिसमैच था मीन्स और एडवांस के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स का, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ा। तो आप केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देते थे? एंड में केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। और आपने मतलब बताया कि जैसे आपने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया था या फिर न्यू टॉपिक्स पे? आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था? सिलेबस 2 कंप्लीट या 3 था। महीने पहले आपका सिलेबस, जी। आप सिर्फ रिवाइज करते थे और मॉक टेस्ट दे देते थे? जी। और आपका रिवीजन प्लान क्या होता था? मतलब चैप्टर पढ़ लिया, मॉक हाँ। टेस्ट दे लिए, और फिर आपको वीक टॉपिक्स पे मतलब प्लान रहता पहले था? साइकिल में हम वही करते थे कि हमने चैप्टर रिवाइज कर लिया, मॉक टेस्ट दे दिए, फिर उसमें से हमें मॉक टेस्ट देने के बाद पता चल गया कि ठीक है इस चैप्टर में ये सारी कमियां हैं, तो उनको हमने मार्क करके रखा, और दूसरे साइकिल में हम बस उन चीज़ों पे फोकस उन चीज़ों पे फोकस करना है बस। हाँ, जो पहले साइकिल में गलतियां हुई थी जब में। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये रहता था। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छे से सुनना। जैसा ओम प्रकाश ने बताया कि लास्ट 2 मंथ्स के अंदर आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं, एंड मॉक टेस्ट को आपको एनालिसिस भी करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं और कौन से टॉपिक्स में आपको सुधार करना चाहिए, एंड क्या आप सारे क्वेश्चंस को उस टाइम कंस्टेंट के अंदर कर पा रहे हैं। देखो, अभी JEE मेन एग्जाम सिर्फ 2 महीने ही दूर है, और यही फेज डिसाइड करता है एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में फर्क। एंड टॉपर्स जानते हैं कि रिवीजन तभी काम आता है जब मॉक टेस्ट के प्रेशर में अपने आप को चेक किया जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि मॉक टेस्ट दोगे कहाँ से, क्योंकि हर टेस्ट सीरीज बोलती है JEE लेवल का, बट सभी टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न और उनके रिलेवेंस नहीं होते। तो टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस है वो एग्जैक्ट JEE पैटर्न पे हो विद डिफिकल्टी लेवल के साथ है। तो मैं बात कर रहा हूँ मैथेंगो की क्विजर JEE टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि अलग है। इसीलिए पिछले साल 1 in every 5 क्विजर स्टूडेंट ने 99 परसेंटाइल स्कोर किया है, और इसमें आपको मिलने वाले हैं 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एग्जैक्ट JEE फॉर्मेट में, और 12 पार्ट टेस्ट सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए, और 500 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट टारगेटेड रिवीजन के लिए, एंड ऑल्सो आपको हर टेस्ट के बाद मिलता है AI ड्रिवन डिटेल एनालिसिस अराउंड 15 पेज, जो कि बताता है कहाँ टाइम वेस्ट हुआ है और कौन सा कॉन्सेप्ट गलत अप्रोच अटेम्प्ट हुआ है, और AI के इनसाइट से कैसे इंप्रूव करना है नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। और ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट सिस्टम है। एंड अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ मेरे व्यूवर्स के लिए, और ये जो डिस्काउंट है सिर्फ फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स को ही मिलने वाला है, और जैसे ही 500 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो ये डिस्काउंट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो यूज माई कूपन कोड विकास, और अगर आप सीरियस है अपने JEE अटेम्प्ट को लेके तो आप चेक करो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट, जहाँ पे मैंने लिंक दिया है, और अभी जाओ और अभी परचेज करो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। एंड अभी हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कोई बच्चे हैं जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाए, तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? पहले यही बोलूँगा कि सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए पहले, क्योंकि ऐसा वही मेन सिलेबस पता कंप्लीट होना ही चाहिए, वरना
एक आसान क्वेश्चन होगा, दूसरे टॉपिक आप वो नहीं कर पाएंगे तो वो ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होगा। तो आप पहले कोशिश कीजिए कि सिलेबस अच्छे से ख़त्म हो जाए, फिर रिवीजन पे फोकस कीजिए। और मॉक टेस्ट साइड बाय साइड आप देते रहिए। वो लाइक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट वो तो स्टार्टिंग से ही देते रहना चाहिए ताकि प्रैक्टिस बनी जाए। तो लाइक कि मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजी आते हैं, तो वो आप कर पाओगे वहाँ पे। और जेईई एडवांस के लिए क्या अप्रोच हो सकती है कि क्या उसके अंदर इस प्रकार की अप्रोच होगी कि अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से आता है तभी आप वो प्रॉब्लम सोल्व कर पाते हो? जैसे सारे क्वेश्चंस के लिए तो वैसा नहीं है, ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आसान होंगे, बट मोस्टली जेईई एडवांस रिसोर्सेज देखिए कि आपको उस टॉपिक के अंदर कितनी डेप्थ कितनी आपको होपफुली, तो उसके लिए आपको टॉपिक्स के अंदर इन डेप्थ जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थ्योरी अच्छे से समझनी पड़ेगी। जेईई मेंस के लिए उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं आपको, बट पता होना चाहिए सारे टॉपिक्स के बारे में। सारे टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अभी हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं। लाइक आपने मॉक टेस्ट कब स्टार्ट किया था देना? मॉक टेस्ट ऐसे तो हम 10 से ही मंथली एक देते रहते थे, फिर मंथली से धीरे धीरे वो बाई वीकली हो गया, वैसे चलता था। एंड में हम वीकली एटलीस्ट 1-2 टेस्ट देते ही थे। एंड के अंदर आपका वीकली रहता था 1-2 टेस्ट? वीकली 1-2, कभी कभी 3 टेस्ट। कभी 3 टेस्ट हो जाते थे। एंड लास्ट 7 डेज में क्या रहता था? लास्ट 7 डेज में भी आई थिंक टेस्ट थे। आई थिंक जेईई मेंस के पिछले दिन भी एक टेस्ट था मेरा। पिछले दिन भी आपका एक टेस्ट था? वो चलते रहते थे। तो लास्ट वीक के अंदर आपका डेली लगता था या फिर किस प्रकार से? लास्ट वीक में हमारा एक ही टेस्ट था शायद उस पूरे वीक में, तो फ्री था हम। बट ऐसा नहीं कि टेस्ट वो रोक दिए थे बीच में, चलते रहता। और मतलब 2 या 3 महीने पहले आप वीक में 2 टेस्ट देते थे, ये रहता था आपका? हाँ, 2 या 3 महीने। 2 या 3, ओके ठीक है। अभी ये है कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस किया जाए? टेस्ट तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि आपका कौन से क्वेश्चंस हुए, कौन से क्वेश्चन नहीं हुए। इसमें ये भी एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन आपने बस ऑप्शन गेस करके सॉल्व कर दिए, क्योंकि वो आपको एक्चुअली पता नहीं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए, उनको पहले आप देखिए। कभी कभी एग्जाम के बाहर आओगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो आप थोड़े रिसोर्सेज देखिए, आपको कौन सी थ्योरी पता होनी चाहिए थी। अगर थ्योरी से हो जाती है तो अच्छी बात है। अगर थ्योरी पता होने के बाद भी आपका नहीं हो रहा तो टीचर से डाउट क्लियर कर लीजिए कि इसके लिए कौन सी स्किल चाहिए, कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए ताकि आपका वो क्वेश्चन हो जाए। इसको नोट करके रखिए एक पॉइंट जगह पे कि कौन से पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको छूट रहे हैं, और फिर कोशिश कीजिए कि हर एग्ज़ाम से पहले उसको एक बार देखने की। कभी आपके सवाए कि लो मार्क्स आए हैं और उस टाइम आप अपने आप कैसे हैंडल करते थे, मतलब क्या स्ट्रेटजी अपनाते थे? लो मार्क्स आए थे तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि क्यों आ रहे हैं इतने कम मार्क्स, बट फिर वो हो जाता है बैलेंस आउट। आपको लाइक इतना सेंसिटिव नहीं होना है मार्क्स पे, आप पहले बात सीखने आए हो चीज़ें, तो आपको लर्निंग पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और मार्क्स का फोकस एंड में देंगे, जब आपके 1-2 महीने बचे होंगे तब आप कोशिश कीजिए कि कितनी एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर सकते हैं, कितनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। बट तब तक आप बस इतना फोकस कीजिए कितना नॉलेज गेन हो सकता है आपका, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। लो मार्क्स का ऐसे चैलेंज लीजिए कि मुझे ये टॉपिक्स नहीं आ रहा है, इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ ताकि मैं ये टॉपिक सीख सकूँ। टीचर्स से डाउट क्लियर कीजिए, उनसे पूछिए कि मेरे को कौन से टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो मेरे इम्प्रूवमेंट आए। सो डे बाय डे हम किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं? जी। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि लाइक आपको पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हो लेकिन टाइम कम पड़ गया हो? हाँ, वैसे हुआ है मेरा। स्पीड वाला। हाँ, स्पीड वाला इशू हुआ है। तो उसके लिए एसेंशियली यही करते थे हम कि जो मॉक टेस्ट होते थे उनको हम कम टाइम लिमिट रख के सॉल्व करने की कोशिश करते, लाइक 2 आवर 40 मिनट्स, 2 आवर 30 मिनट्स, या फिर उससे कम। ऐसे टाइम लिमिट में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए वो करने की कोशिश करते थे, तो इससे स्पीड इंप्रूव होता है। बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को जितना हाई हो सके उतना ही रखना है। हाँ, वही कि एक्यूरेसी और टाइम स्पीड ये थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब तुम्हारी ऐसा पैटर्न या फिर जैसे टाइमिंग रहती थी जो एग्जैक्ट एग्जाम की तरह हो? मॉक टेस्ट, हाँ, मॉक टेस्ट एग्जाम पैटर्न के ही रहते थे। एग्जाम पैटर्न भी होता था और एग्जाम टाइम के टाइम भी होता था जी। तो मतलब क्या रहता था तुम्हारा, लाइक मतलब ये होता है ना कि कौन से सेक्शन को पहले अप्रोच करना है? वैसे मैं जनरली केमिस्ट्री पहले करता था कि तब लाइक मेरा वो वीकेस्ट सब्जेक्ट था essentially, तो केमिस्ट्री फिर मैथ्स फिर फिजिक्स, बस ऐसे मैटर नहीं करता। लाइक आपको एसेंशियली सब्जेक्ट स्विच और सेक्शन स्विच करने में लाइक ऐसे कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आसान है उसको आपको टारगेट करके कंप्लीट करना चाहिए। ऐसे मैटर नहीं करता, आपको एसेंशियली घमंड नहीं करना है कि ठीक है ये टॉपिक मुझे आता है, मुझे ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, ये
ओके, सबसे पहले आसान क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चंस को टारगेट करना है, मार्क्स आपके सिक्योर हो गए, फिर जो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं उन पे आप जितना टाइम बचे उतना टाइम देके उनसे मार्क्स निकाल सकते हो। तो यार ऑलरेडी ये वीडियो 15 मिनट का हो चुका है और ये टोटल वीडियो 30 मिनट का है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। तो पहले पार्ट के अंदर तो आपने लास्ट 2 या 3 मंथ के अंदर क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है वो देखा, और किस प्रकार से आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए, PYQs को अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको सब्जेक्ट वाइज अप्रोच करना चाहिए और आपका क्या माइंड सेट हो सकता है एग्जाम के लिए, और ऐसा क्या सीक्रेट था जो JEE मेन AR1 को AR1 बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि किस प्रकार से इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है और आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, इसी का सेकंड पार्ट होने वाला है जो कि नेक्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।